बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें साइंस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पादप हार्मोन के बारे में देखा था कि वो हार्मोन्स क्या होते हैं और उनके इफ़ेक्ट कहाँ से होते हैं, कहाँ रिलीज़ होते हैं, कहाँ पे एक्टिव होते हैं, ये सब देख लिया था। और पौधों के हार्मोन देख लिए थे कि ये 5 टाइप के होते हैं। जो पहला है ऑक्सिन, फिर जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये 5 हार्मोन पौधों में पाए जाते हैं। मुख्यतया 5 हार्मोन होते हैं। वैसे तो बहुत सारे 1-2 छोटे-छोटे और भी होते हैं, लेकिन मेनली ये 5 हार्मोन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। ऑक्सिन जो है वो डिस्कवर्ड बाय डार्विन इन 1980, मतलब डार्विन के द्वारा खोजा गया था 1980 में। और इसका सबसे अधिक निर्माण वर्दी सिरों के शीश पर होता है। वर्दी सिरे का क्या मतलब होता है? जो डेवलपिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पौधों के जो पत्तियां होती हैं, जो बड्स निकलते हैं, इन सब जगहों पर इनका ज़्यादा रिलीज होता है। मतलब जो डेवलपिंग ऑर्गन होते हैं, या तो रूट टिप या शूट टिप, मतलब जो जड़ों का टिप होता है, या फिर जो पत्तियों का टिप होता है, जहाँ जो कंटिन्यू डेवलप करते रहते हैं, मतलब नए नए निकलते रहते हैं, वहाँ पे इनका रिलीज ज़्यादा होता है। जैसे कि और इनके एग्जाम्पल जो हैं, मतलब ऑक्सिन के इंडोल एसिटिक एसिड IAA और नेफ्थलिन एसिटिक एसिड यानी NAA, ये दोनों जो हैं वो ऑक्सिन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है, वो पौधों में आखिर रिलीज होकर करता क्या है। ऑक्सिन कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक है। क्या मतलब कि कोशिका दीर्घन क्या होता है? मतलब वो सेल इलोंगेशन मतलब जैसे कि जहाँ पे सेल बन रही है तो वो सेल हो जाएगा सेल मल्टीप्लिकेशन, जैसे बहुत सारी सेल्स बननी जा रही हैं। फिर ये तो बन रही हैं तो ये सेल मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन यही सेल थोड़ा सा आगे जाके ये बनती हैं, जैसे जैसे बनती है वैसे वैसे इनका एलोंगेशन मतलब वृद्धि होती रहती है, वृद्धि और विकास होता रहता है। तो वही उनका वृद्धि और विकास कोशिका दीर्घन कहलाता है, यानी सेल इलोंगेशन। इसके द्वारा ये स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। स्तंभ या तने, वही तने को स्तंभ भी बोलते हैं, स्टेम। तो ये उसकी वृद्धि में सहायक होते हैं। जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है, फिर सेल इलोंगेशन होता है, वैसे वैसे तने में वृद्धि होती रहती है। आगे ये वृद्धि निरोधी यानी ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं और जड़ एवं स्तंभ की वृद्धि नियंत्रण में रखते हैं। तो ये मतलब वृद्धि करवाते तो हैं, लेकिन एक लिमिटेड एरिया तक करवाते हैं। मतलब कि कितना पौधों को लंबा होना चाहिए उसी हिसाब से वृद्धि करवाते हैं, उसके बाद उनका इनहिबिशन कर देते हैं, रोक देते हैं वृद्धि जड़ और तने की। और ये बीजहीन फल उत्पादन में सहायक होते हैं। बीजहीन फल उत्पादन मतलब ऐसे फ्रूट्स जिनमें वो बीज ना रहे, ऐसे फलों का उत्पादन करने में सहायक होते हैं। आगे क्या है कि पत्तियों के झड़ने और फलों के गिरने पर भी ऑक्सिन का नियंत्रण होता है। जो पत्तियां देखते हैं हम लोग, पतझड़ के महीने में पत्तियां गिर जाती हैं, या फिर ऐसे ही नॉर्मली कभी कभी गिरती रहती हैं एकाध पत्तियां। तो ये धीरे धीरे जैसे पहले बड़ी होती हैं, इलोंगेट होती हैं इनके सेल्स, फिर ये अपना कार्य करते हैं, भोजन वगैरह बनाते हैं, फिर जैसे इनका गिरने का टाइम आता है तो वही ऑक्सिन इसके गिरने में भी सहायक होता है। और फलों के गिरने में भी, ऐसे फलों का पकना होता है फिर उसके बाद गिरते हैं, तो इन सब में सहायता करता है। कभी कभी ऑक्सिन का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन अधिक हो जाने से फल पकने से पूर्व ही गिर जाता है। जब कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा रिलीज हो गया ऑक्सिन, कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा हो गया प्लांट में, तो जो फल होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं बिना पके ही। एक उनकी निश्चित टाइमिंग होती है कि कब कब वो पकना है कैसे और कब गिरना है। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा तो जल्दी जल्दी उनका इलोंगेशन होगा, तो वो जल्दी से गिर जाते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन का यूज़ करके रोक सकते हैं। जैसे ह्यूमंस पे क्या होता है, जो जब हम किसी वायरस या बैक्टीरिया के अटैक में आते हैं तो हम उसका एंटीडोट लगाते हैं। तो एंटीडोट में क्या रहता है कि वही मतलब डेड स्टेट में रहता है, उसी को वही बैक्टीरिया वायरस और उसी को बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। वैसे ही यही पौधों में क्या है, ऑक्सीजन जो होता है वो उनके गिरने में सहायक होता है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो गिरता है। तो हम ऑक्सीजन का यूज़ करके ही उस गिरने को, पत्तियों और फलों के पहले गिरने को रोक सकते हैं।
आगे क्या है इनका कि गेहूँ, मक्का आदि के खेतों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार ऑक्सिन के यूज से नष्ट किए जाते हैं। जैसे जो IA या NAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड और नेप्थलिक एसिटिक एसिड हम लोगों ने ऊपर देखा, इसके टाइप्स होते हैं। इन सब का यूज करके जो खेतों में खरपतवार गिरते हैं या फिर और जो मतलब वीड्स अनेक तरह के पाए जाते हैं, उन सब का जो वृद्धि होता है उसको रोक सकते हैं या फिर उन सब का नष्ट कर सकते हैं उन सबको खेतों से। स्तंभ या तने के जिस ओर अधिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उधर वृद्धि अधिक होती है, लेकिन जड़ में जिधर हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि कम होती है। इसका एक कंडीशन होता है कि जैसे तनों के साइड पे क्या हुआ, जिधर तने वाला साइड है वहाँ पे अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वृद्धि जो है तने की ज़्यादा होगी, लेकिन यही कंडीशन अगर जड़ में पाई जाती है कि वहाँ पे हार्मोन अगर ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे वृद्धि कम हो जाती है। ये इनका एक स्टेट होता है। आगे है जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन। इसकी खोज कुरुसेवा ने 1928 में की थी। ये जो खोज मतलब डिस्कवरर हैं इनका नाम याद रखिएगा। वैसे मतलब 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, सॉरी 1 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। इसकी खोज कुरुसेवा ने 1928 में की थी। इसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक मतलब कवक था, उससे निकाला गया था इसको, मतलब उसमें उसके अंदर खोजा गया था जिब्रेलिन को। इसका एग्जाम्पल है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन का एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल है जिब्रेलिक एसिड और ये इसी का मेन फंक्शन है पूरा। तो आगे हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं। यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन, अभी ऊपर मैंने बताया कोशिका विभाजन क्या होता है और कोशिका दीर्घन क्या होता है। तो यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने को अधिक मात्रा में लंबा करता है, जिसके फलस्वरूप यह मतलब कोशिका डिवीजन करवाता है, फिर कोशिका इलोंगेशन करवाता है, दीर्घन, जिसके द्वारा जो तने और वो जड़ के पार्ट हैं उनको लंबा करने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप अनेक पौधे ये जो कोशिका दीर्घन और कोशिका इलोंगेशन सॉरी कोशिका डिवीजन करवाता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पौधे वृहत आकार यानी जाइंट साइज के हो जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा भाई वृद्धि होगी उनका विकास होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल इलोंगेशन होगा, उसी के हिसाब से उनके जो है वो शेप भी बढ़ती जाएगी। तो ये धीरे धीरे बहुत जाइंट शेप के हो जाते हैं। मतलब ये पौधों को जाइंट शेप करवाने में हेल्प करते हैं। बीज रहित फलों के उत्पादन में 500 गुना सहायक होते हैं। हम लोगों ने पीछे देखा कि जो अभी पहले पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने सबसे पहले, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन भी मतलब बीज रहित फल उत्पादन में सहायक होता है, लेकिन ये जो होता है जिब्रेलिन ये उससे कहीं ज़्यादा गुना 500 गुना ज़्यादा सहायक होता है बीज रहित फलों के उत्पादन में। इसके छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। जब हम किसी प्लांट पे जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते हैं तो उससे बहुत बड़े बड़े आकार के फलों या फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। ये काष्ठीय पौधों का क्या मतलब होता है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें एधा या कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। बीजों के अंकुरण के समय जिबरेलिन्स बनते हैं, जोड़ एंजाइम को सक्रिय करते हैं जो कि स्टार्च का पाचन करते हैं, इसीलिए बियर बनाने में भी जिबरेलिन्स का यूज किया जाता है। जब बीजों के अंकुरण के समय जिबरेलिन बनते हैं तो क्या होता है कि जब हम बियर बना रहे होते हैं तो उस टाइम जिब्रेलिन बनता है। तो एक एसिड है जिब्रेलिक एसिड, जिसके सहायता से ये जो मतलब बीजों में स्टार्च पाया जाता है उसको पचाया जाता है और उसी के आधार पे इसी सिस्टम पे जो वो बियर बनाया जाता है। वही कहा गया, इसीलिए बियर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है जिब्रेलिन्स का। बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। बीजों की प्रसुप्ति मतलब जब बीजों को हम लोग स्टोर करते हैं तो वो एक सोने के स्टेज में चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं कहा जाता है। तो उनकी प्रसुप्ति यानी निद्रा को भंग करने के लिए या उनको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 में की थी, 1955 में मिलर ने की थी, याद रखिएगा इसको। और इसके एग्जाम्पल हैं काइनेटिन और जियाटिन। सबसे मेन एग्जाम्पल काइनेटिन है इसका और एक और एग्जाम्पल है जियाटिन।
इनका फंक्शन क्या होता है कि कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन बताया हम लोगों ने कि जैसे एक कोशिका होती है उससे अलग-अलग मतलब उसका विभाजन करके और कोशिकाएँ बनती हैं। तो कोशिका जो होती है उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड टाइप का जो उनका कंटेंट होता है, वही उनका कोशिका द्रव्य होता है। और जब कोशिका विभाजित होती है, ये पूरी कोशिका विभाजित होगी तो इसका कोशिका द्रव्य भी विभाजित होगा। उसी कोशिका द्रव्य के विभाजन में साइटोकाइनिन हेल्प करता है। और काइनेंस आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। कोशिका दीर्घन यानी सेल एलोंगेशन में सहायक होता है। पार्श्व कलिकाओं यानी लेटरल बड्स की वृद्धि का आरंभ करता है। जो मतलब प्लांट्स के साइड साइड में जो बड्स निकली रहती हैं, इनके वृद्धि में भी ये काइनिन सहायक करता है, साइटोकाइनिन। बीज अंकुरण में सहायक करता है। बीज अंकुरण में अभी हम लोगों ने देखा जिब्रेलिक एसिड भी सहायक करता है और बीज अंकुरण में साइटोकाइनिन भी सहायक करता है। अगला हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन का जो खोज किया था वो आर गेन ने 1934 में किया था। आर गेन ने 1934 में इथाइलिन की खोज की थी। यह एकमात्र गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक यानी नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। ये ऐसा हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन होता है, यानी गैस स्टेट में होता है। ये इकलौता ऐसा हार्मोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एकमात्र गैसीय हार्मोन जो मतलब गैस फेज में होता है और ये प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक है यानी नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य फलों को पकाने में सहायक है। बस यही इतना इसके बारे में है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रखिएगा अच्छे से कि ये फलों को पकाने में सहायक होता है और एकमात्र प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है और एकमात्र गैसीय हार्मोन है। अगला हार्मोन एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ABA जनरली याद रखने के लिए इसको अब्बा भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड अब्बा। और इसकी खोज FT एडिकॉट ने की थी 1960 में। इनका फंक्शन देख लेते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन यानी तने की वृद्धि को कम करता है। एक था ऑक्सिन, वो तने की वृद्धि को बढ़ाता था, और ये जो है एब्सिसिक एसिड, ये तने की वृद्धि को कम करते हैं। यह स्टोमेटल रंध्रों के आयतन को नियंत्रित कर पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकता है अथवा कम करता है। जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उनके जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, उनको मतलब पौधों की, उसको नियंत्रित करने में ये हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। इसकी उपस्थिति में पौधे में पत्ती के झड़ने की क्रिया की दर में वृद्धि करती है। जो पौधे की पत्तियां जो झड़ती हैं, इसमें हम लोगों ने देखा था ऑक्सिन भी हेल्प करता है और इसमें ये भी एब्सिसिक एसिड भी हेल्प करता है। ये उसके दर में वृद्धि करता है कि और ज़्यादा झड़े, तभी पतझड़ के सीजन में पत्तियां सारी गिर जाती हैं। बीजों एवं कलियों के अंकुरण को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रखता है। जो अभी हम लोगों ने देखा इथाइलिन था और साइटोकाइनिन था और जिब्रेलिक एसिड, ये दोनों जो थे वो बीज अंकुरण में सहायक होते हैं, मतलब उनकी प्रसुप्ति तोड़ने में सहायक होते हैं। और ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये उनको सुप्त बनाए रखने में, वो उनकी निद्रा तोड़ते हैं और ये इनको सुलाता है। बीजों और कलियों के अंकुरण को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रखता है। ये तो हो गए हार्मोन्स। अब हम उनकी विशेषताएं देख लेते हैं, कुछ 2-4 हैं। पादप हार्मोन की मुख्य विशेषताएं। यह सभी भागों में विसरित होकर वृद्धि पर नियंत्रित करते हैं। जो प्लांट है उसके सभी भागों में अलग अलग पार्ट्स में जा जाके वहाँ की वृद्धि और विकास है उसका नियंत्रण करते हैं। यह अल्प मात्रा में ही प्रभावशाली होते हैं। हम लोगों ने पीछे हार्मोन्स की जब विशेषताएं देखी थी, तब देखा था कि हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में भी प्रभावित होते हैं। तो वही बात हो गई, हार्मोन जो होते हैं अपनी अल्प मात्रा में भी प्रभावकारी होते हैं। अगर थोड़ी सी भी उनकी मात्रा रिलीज हुई तो वो अपना काम करेगी। वृद्धि एवं वृद्धि रोधन को नियंत्रित करते हैं। अभी बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने देखा, कोई वृद्धि करवाता है, कोई वृद्धि को रोकता है। सामान्य से कम या ज़्यादा होने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जितना एक प्लांट में रिलीज होना चाहिए उससे अगर थोड़ा सा कम हो गया या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। ये कार्बनिक प्रवृत्ति के होते हैं। हार्मोन्स की प्रवृत्ति हम लोगों ने देखी ही थी कि वो मतलब उनका नेचर कार्बनिक होता है।
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ये सब हार्मोन। ये तो इनकी विशेषताएं हो गई। आगे कुछ अन्य पादप हार्मोन जो ऐसे एक दो हैं जनरल हार्मोन्स, उन सब के बारे में देख लेते हैं। पहला है इसमें कैलेंस। ये पौधे के एक अंग से स्रावित होकर अन्य अंगों की वृद्धि तथा कार्यों का नियंत्रण करते हैं। कैलेंस जो होते हैं वो एक अंग से स्रावित होकर, सारे हार्मोन्स यही करते हैं, एक पार्ट से रिलीज होंगे दूसरे पार्ट पर इफेक्ट करेंगे। तो इनका कुछ दो चार एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। इसमें पहला है राइजोकेलिन। राइजोकेलिन जो होता है वो पत्तियों में स्रावित होकर जड़ वृद्धि को नियंत्रित करता है। देखिए, स्रावित हुआ पत्तियों में, रिलीज पत्तियों में हुआ और जड़ वृद्धि को नियंत्रित कर रहा है, पत्तियों से जाकर वो जड़ को नियंत्रित कर रहा है। आगे है फाइलोकेलिन। फाइलोकेलिन ये क्या करता है, बीज पत्रों यानी कॉटलीडन्स में बनता है, लेकिन पत्तियों की वृद्धि तथा नियंत्रण करता है। जो मतलब प्लांट्स में जो बीज बने, जो उनके फ्रूट्स के पास उनके बीज बने, वहाँ से वो निकल कर वहाँ से जाकर पत्तियों की वृद्धि तथा नियंत्रण करते हैं। ऐसे कॉलोकेलिन होता है, जड़ में बनता है और ऑक्सिन की हेल्प से स्तंभ यानी तने के दीर्घन एवं पार्श्व कलिकाओं के निर्माण में भाग लेता है। कहाँ निकल रहे हैं और कहाँ इनका फंक्शनिंग हो रहा है ये सब ध्यान रखिएगा। ऐसे फ्लोरिजेंस होता है, ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन यानी फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा फ्लोरिजेंस को। ये पत्तियों में बनता है लेकिन फूलों के खिलने में मदद करता है, फ्लोरिजेंस। अगला है ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका एक एग्जाम्पल है ट्राउमेटिक एसिड। यही मेन है ट्राउमेटिक एसिड, और इसका फॉर्मेशन जो होता है वो घायल कोशिकाओं यानी इंजर्ड सेल में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका निर्माण जो होता है ट्राउमेटिक एसिड का वो इंजर्ड सेल्स में होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन वगैरह स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए होता है, वैसे पौधों में जो घायल कोशिकाएं होती हैं, इंजर्ड कोशिकाएं, वहाँ पे मतलब ये हार्मोन निकलता है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि जख्म के निकट स्वस्थ मृदुतक यानी पैरेनकाइमेटिक कोशिकाएं कोशिका विभाजन एवं वृद्धि की क्रिया प्रारंभ करती हैं, जिससे जख्म भर जाता है। जो मतलब जख्मी सेल्स के आसपास की सेल्स होती हैं वो कोशिका विभाजन जल्दी जल्दी करने लगती हैं, जिससे जो उनका जख्म होता है वो भर जाता है। तो ये तो कुछ अन्य हार्मोन हो गए, और पौधे के पूरे हार्मोन्स हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। और आगे अगली क्लासेस में हम लोग ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, उनके ग्लैंड्स, उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।